गाइस, दिस इज पीयूष शर्मा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 5 हिस्ट्री का, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। आज इसका पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो है बंगाल में कैसे सेटअप हुआ, सेटअप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सोल्यूशन उसका निकाला गया, कौन कौन इसका हेल्प किए, कौन कौन इसके विरोधी थे, क्या क्या थिंग्स जो था इवेंट्स उसमें हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कैसे हुआ बंगाल में, इसका पूरा डिटेल नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेम्स अगस्टस हिकी से। हिकी एक ट्रेडर थे इंग्लैंड के, जो कि इंडिया आते हैं कलकत्ता में ट्रेडिंग करने के लिए। उन्होंने ट्रेडिंग करते वक्त एक ही चीज़ देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ का, तो उन्होंने एक ही चीज़ देखा कि यहाँ पे तो प्रिंटिंग प्रेस है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा बिजनेस में हमको प्रॉफिट इसी से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है नॉलेज का बहुत ज़्यादा कमी था, क्योंकि हर एक को जो होता है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हर एक को नहीं मिल पा रहा था। तो उसको पहुंचाने के लिए प्रेस का जरूरत था। प्रेस जो था यहाँ पे एक भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि प्रेस सेटअप कर देते। तो उन्होंने जो है इंग्लैंड में जो है प्रपोजल सेंड किया कि हमको जो है प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करना है। और उन्होंने बोला कि एवरी सैटरडे हम लोग जो है इसमें जो है पब्लिश करेंगे, जर्नल्स पब्लिश करेंगे एवरी सैटरडे, एंड इसका नाम होगा द बंगाल गैजेटी। सो इंग्लैंड जो है थोड़ा सा नाटक वगैरह किया, उसका जो है मान जाता है, वो इंग्लैंड जो है मान जाता है। और उसने एक शर्त रखा कि यहाँ पे जो है कोई भी जो है डोमेस्टिक या फिर पर्सनल जो है चीज़ नहीं डाला जाएगा, कोई भी जर्नल जो है पब्लिश नहीं किया जाएगा जो किसी इंडिविजुअल का होता है मानहानि का, या फिर कोई भी स्मॉलेस्ट ऑफेंस किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त था। तो उसने, जेम्स ने बोल दिया हाँ ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो उसने जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है 1780 में सेटअप कर लिया। 1780 में सेटअप करने के बाद उसने बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश किया। लेकिन जर्नल्स था किस बात पे? तो जर्नल्स इस बात पे था कि जो भी स्कैंडल्स, जो बड़े बड़े लोग जो थे, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हुए थे, बहुत बड़ा बड़ा कारनामा किया होता, तो उन सबको क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, पब्लिक तक पहुंचा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, बड़े बड़े लोग जो है थोड़े से परेशान हो गए। परेशानी आने के बाद उन्होंने सोचा कि इसको जो है दबाया जाए, इसको होता है मना किया जाए, इसको रोका जाए। तो उन्होंने रोकने के लिए बहुत सारे तरकीबें अपनाए, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। जेम्स अगस्टस हिकी ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। इसने होता है फाइट करता रहा, पब्लिश करता रहा। लास्ट में होता है 2 साल, जस्ट इन 2 ईयर्स 1782 में होता है बंद कर दिया गया, कम्प्लीटली ये बंद हो चुका है। तो जेम्स अगस्टस हिकी का जो है काम यहीं तक था, हम लोग का खत्म हो चुका है। लेकिन इसको जो है जेम्स अगस्टस हिकी जो है 1782 में बंद हो गया, तो ये फिर आगे लेके जाएगा कौन? तो इसको आगे ले जाने के लिए होता है इसके फॉलोअर्स आते हैं। लास्ट 2 डिकेड्स में होता है इसके फॉलोअर्स ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, जैसे कि कलकत्ता गैजेटी हो गया, इंडियन गैजेटी हो गया, बंगाल हुड़काड़ू हो गया, एंड मैनी अदर्स, बहुत सारे थे इसके फॉलोअर्स। तो ये सब क्या किए, सब के सब जो है जैसे जेम्स अगस्टस हिकी जो थे हम लोग के जैसा पब्लिश करते थे, वैसे ही इन लोगों ने भी पब्लिश करना शुरू किया, जिसकी वजह से होता है हम लोग के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर्स वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान होने का। जैसे कि नाम कुछ बता देते हैं, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, कॉर्नवालिस थे, ये सब जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन थे। इन लोग का इन्फॉर्मेशन बाहर आने से इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने बोला क्या कि न्यूज़पेपर्स पे होता है ना, हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि एक न्यूज़पेपर हम लोग का इतना बैंड बजा करके गया है, और ये लोग तो उसके फॉलोअर्स है इतने सारे, तो ये लोग क्या करेंगे। सो उन्होंने क्या किया कि इन सब को जो है स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा लेकिन रेगुलेट करने से क्या फ़ायदा होने वाला था, वो लोग तो अपना पब्लिश करते जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इन सब सारे के सारे न्यूज़पेपर पे जो है टैक्स लगा दिए। एक तो वो लोग अपने पॉकेट से होता है, वो लोग जो है पहले फ्री में बांटते थे न्यूज़पेपर, अपने पॉकेट से पैसा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन लोग को जो है पैसा जो है अपने पॉकेट से जो है अब टैक्स भी पे करना पड़ा। वैसे ये लोग भिखारी बन जाएंगे, जो है प्रेस जो है ठप हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। तो 1799 में ये चीज़ हुआ कि हम लोग को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा प्रेस में। लेकिन हम लोग के उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे, पढ़े लिखे इंसान, वो चाहते तो इसको छुड़ा सकते थे, कुछ भी करके जो है बचा सकते थे। बट हम लोग के स्कॉलर्स जो था कुछ बेवकूफ़ी करने में लगे हुए थे। तो वो बेवकूफ़ी का नाम जान लेते हैं हम लोग। तो बेवकूफ़ी यही था कि सबसे पहला फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर कौन सा है। तो कुछ स्कॉलर्स बोल रहे थे समाचार दर्पण, ओके, कुछ बोले थे समाचार दर्पण जो जेसी मार्क्समैन का, कुछ बोले थे बंगाल गैजेटी जो गंगा किशोर भट्टाचार्य का है। तो लास्ट में होता है क्या होना था, सब का डिसीजन हुआ, मतलब चलता रहा, फाइट चलता रहा। और कौन सा जो था हम लोग का फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था, तो फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर जो था हम लोग का था बंगाल गैजेटी, जो कि गंगा किशोर भट्टाचार्य ने लिखा था 1818 में। इतना साल का जो होता है मेहनत करने के बाद जो है हम लोग का ये आउटकम निकला कि 1818 में जो है बंगाल गैजेटी जो निकला था गंगा किशोर भट्टाचार्य का,
वो हम लोग का फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर था हम लोग का बंगाली लैंग्वेज में, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज हुआ। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग का श्री रामपुर मिशनरीज। श्री रामपुर मिशनरी का मतलब होता क्या है यार? धर्म प्रचारक, जो धर्म को प्रचार करते हैं। तो श्री रामपुर मिशनरी जो थे एजुकेशनल फील्ड, कल्चरल फील्ड, इन सारे फील्ड में होता है बहुत ज़्यादा योगदान दिए, बहुत ज़्यादा योगदान दिए। डिफरेंट जर्नल्स जो था हम लोग का बंगाली प्लस इंग्लिश में पब्लिश करना इनका काम था। बुक्स पब्लिश करते थे ये लोग पढ़ने के लिए। सो ये लोग जो था बहुत एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। लेकिन इनका जो सक्सेस था एक लिमिटेड सक्सेस था, यानी कि होता है ना कोई पीक पे पहुंच जाता है, ये लोग पीक पे नहीं पहुंचे, एक लिमिटेड सक्सेस अटेंड किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता ये लोग मिशनरी थे। मिशनरी का काम क्या होता है? धर्म प्रचार करना। अगर तुम जाके 10 जन को बोलोगे क्रिश्चियन बन जाओ यार तुम, तो क्या होगा? 10 में से 2 बनेगा, लेकिन 8 तुम्हारे खिलाफ होगा। तो वो जो 8 तुम्हारे खिलाफ होगा, तो वो तुम्हारा हर एक एक्शन में खिलाफ होगा। हर एक एक्शन, जो हर एक मूवमेंट तुम करोगे उसमें तुम्हारे खिलाफ होगा। जिसके वजह से होता है बहुत सारे जन जो थे श्री रामपुर मिशनरीज के खिलाफ थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने एक लिमिटेड सक्सेस अचीव किया। लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम आता है, लॉर्ड हेस्टिंग क्या किए, जब एडम्स पोस्ट से जो रिजाइन कर दिए, तो उस टाइम पे जो ऑफिशियल गवर्नर जनरल था उसने क्या किया ना, नया रेगुलेशन जैसे ही लॉर्ड हेस्टिंग गए, नया रेगुलेशन जो था इंडियन प्रेस पे थोपना शुरू कर दिया। इंडियन प्रेस पे जो था नया रेगुलेशन डाल दिया यहाँ पे। और नया रेगुलेशन क्या क्या था? तुमको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो होता है, वर्नाकुलर मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल का जो लैंग्वेज होता है ना, जैसे बंगाल का बंगाली हो गया, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, तो ये सब क्या हुआ? ऑर्डिनरी पीपल्स का लैंग्वेज हुआ। क्लियर? ये सब ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज हुआ, मतलब रीजन वाइज होता है, इन सबको बोलते हैं हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इन सब में तुम पब्लिश नहीं कर सकते। ये होता है दो डिफरेंस बना दिया, दो प्रिंटिंग प्रेस के टाइप्स में डिफरेंस बना दिया। एक एंग्लो इंडियन जो कि ब्रिटिश का था, इंडिया में प्रेस चलता था, वो सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश करता था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का इंडियन प्रेस के लिए क्या था? टैक्स पे करना पड़ेगा तुमको, बहुत सारे रेगुलेशंस को तुम लोग को मानना पड़ेगा। जिसकी वजह से जो है राजा राम मोहन राय जो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत बड़े इंसान भी थे, वो बहुत ज़्यादा फाइट किए इसके खिलाफ, बहुत ज़्यादा फाइट किए एडम्स प्रेस रेगुलेशन के खिलाफ 1823 में। लेकिन कोई काम का नहीं रहा ये यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं मैटकेल्फ, चार्ल्स मैटकेल्फ। ये एक ब्रिटिश थे, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये एक ब्रिटिश थे। चार्ल्स मैटकेल्फ आते हैं, वो भी इसके खिलाफ थे, एडम्स प्रेस रेगुलेशन के खिलाफ थे। उन्होंने 1827 में होता है प्रेस रेगुलेशन के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा फाइट किया, लेकिन कोई काम का नहीं था। अच्छा गाइज, इतना दूर पढ़ा चुके तो एक क्वेश्चन है मेरा कि हु वाज द पायनियर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? हु वाज द पायनियर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? अभी तक जो पढ़ा है उसी में हम लोग का आंसर छुपा हुआ है। कमेंट करें, ठीक है, आंसर जो है कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, जिसको पता हो कमेंट करें, पता चलेगा कि कितना जन होता है ध्यान से सुनते हैं मेरी बात को। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1857 का टाइम। इतना ज़्यादा स्ट्रगल 1780 से स्ट्रगल शुरू हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, अभी आ चुका है 1857 का टाइम। 1857 का टाइम समझ लो तो एक मसालेदार था, मसालेदार एक टाइम था, जिसमें बोला जाता है ना न्यूज़पेपर, न्यूज़ जो होता है हम लोग अभी चलता है टीवी पे या फिर कहीं पर भी, हम लोग को जो है मसालेदार न्यूज़ चाहिए। यहाँ पे बम गिर गया, ये वो, मतलब जो सो हो ना, मसालेदार बस होना चाहिए। तो मसालेदार न्यूज़ जो होता है उसमें हम लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है। तो 1857 में इतना सारे इवेंट्स घटा कि ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार न्यूज़ था इसके लिए। तो उस टाइम पे क्या था ना, हम लोग का कुछ न्यूज़पेपर जो होता है उभर के आए बाहर, जैसे कि हम लोग का 1857 में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से होता है हम लोग का गवर्नमेंट जो है हम लोग कंट्रोल लेकर के होता है ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। क्लियर? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अब 1857 के बाद से हम लोग को संभालने वाले। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, पब्लिक को जो है एक नया लीज ऑफ लाइफ मिलता है। लीज ऑफ लाइफ मतलब तुम ये नया जीवन बोल सकते हो इसको। लीज मतलब होता है किराया, नया जीवन बोल सकते हो। क्योंकि देखो इतना साल तक हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया, लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल हम लोग का गया ब्रिटिश के हाथ में, ढंग से सही से 100 ईयर्स भी नहीं चला, बोलो जस्ट 90 ईयर्स ब्रिटिश खत्म। 1857 से 1947 तक 90 ईयर्स में होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग का हो गया खत्म। तो इतना ज़्यादा हम लोग को होता है आराम मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही आया तो 1857 में होता है कुछ होता है हम लोग का प्रेस होता है बहुत ज़्यादा डेवलप किया उस टाइम पे। तो उसके कुछ नाम जान लेते हैं हम लोग। कुछ है तत्ताबोधनी पत्रिका जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर का है। इन 1843 में वो आया था, 1902 तक वो चला। फिर हिंदू पैट्रियट जो था गिरीश चंद्र घोष का था, जो कि एडिटर थे हरीश चंद्र मुखर्जी, और ये इसका टाइम था 1849 में आया था, या 1849। तो 1849 में ये टाइम, 1849 के टाइम पे ये आया था। अब देख लो 1857 से पहले का टाइम है। इस 1857 से पहले इन सबको कोई जानता भी नहीं था, 1857 से पहले इन सबको।
लेकिन 1857 के बाद इनको सब जानने लगा, इतना फेमस हो गया कि हम लोग की बुक में आ रहा है, इतना फेमस हो गया कि हम लोग की बुक में आ रहा है। तो समझिए इन लोगों ने कितना ज़्यादा मसाला बटोरा था 1857 के फाइट से। ओके, देन हम लोग आते हैं वापस टॉपिक पे। अब आता है 70s का टाइम, ठीक है, 70s का टाइम, 19th सेंचुरी में 70s का टाइम मतलब 1870 का टाइम आ चुका है, क्लियर, 1870 का टाइम आ चुका है। लॉर्ड लैटन, ठीक है, लॉर्ड लैटन हम लोग के एक इंसान थे, या लॉर्ड लैटन जो थे उस टाइम के थे वाइस चांसलर थे, क्लियर, उस टाइम के वाइस चांसलर थे। उन्होंने अपने वाइस रॉयल्टी कैरियर में जो होता है बहुत सारे बिल्स पास किए, बहुत ज़्यादा जो होता है रिप्रेसिव एक्ट जो होता है 1857 के बाद जो होता है बहुत सारे रिप्रेसिव एक्ट को जो होता है मतलब पास किया। रिप्रेसिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेसिव का मतलब होता है किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल बोल सकते हो, किसी भी कम्युनिटी को बोल सकते हो, उसका फ्रीडम को जो होता है ना बांधना, एक लिमिट में बांधना, जो कि सरासर गलत है यार। किसी का भी फ्रीडम को होता है हम लोग को बांधना नहीं चाहिए, रोक टोक नहीं करना चाहिए। लेकिन 1857 के टाइम पे भी, अभी भी होता है 17 का टाइम आ चुका है, 1870s का टाइम आ चुका है, अभी भी होता है रिप्रेसिव एक्ट पास किया जा रहा है। तो रिप्रेसिव एक्ट में होता है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट था, उसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर मतलब होता है, आगे भी बता चुके हैं, लैंग्वेज, ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज, क्लियर, जैसे बंगाल का बंगाली, महाराष्ट्र का मराठी, ये सब क्या होना, उन सबका वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज जो है रीजन वाइज बोल सकते हो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था हम लोग का आया 1878 में आया था हम लोग का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बस एक ही चीज बोला कि अगर तुमको कुछ भी पब्लिश करना है देन यू हैव टू फॉलो ओनली इंग्लिश, नॉट अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि हम लोग का हिंदी हो गया, हिंदी भी फॉलो करना मना था यार, हिंदी भी फॉलो करना था। और उस टाइम पे ये इसलिए बोला गया था क्योंकि उस टाइम पे जो हम लोग का पब्लिक था पढ़ा लिखा नहीं था, किसी को इंग्लिश ढंग से आता भी नहीं था, हिंदी आ जाए वही काफ़ी था उन लोग के लिए। तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा लिटरेसी रेट हम लोग का था नहीं, तो इसके लिए क्या हुआ ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला क्या, जो सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश करो, इंग्लिश में पब्लिश करोगे तभी तुम लोग होता है पब्लिश कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद होता है क्या होगा, अगर वर्नाकुलर में पब्लिश करोगे दिन टैक्स पे करना पड़ेगा, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, अल्टीमेटली तुमको करने ही नहीं देगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसके लिए क्या हुआ ना, सारे जो प्रिंटिंग प्रेस के लोग थे, लिटरेट पर्सन्स जो थे, वो सब मिलके एक आंदोलन शुरू किए। आंदोलन शुरू करने के बाद होता है लॉर्ड रिपन का राज आ जाता है, लॉर्ड रिपन, RIPON, लॉर्ड रिपन का राज आ जाता है। लैटन चला गया, लॉर्ड लैटन चला गया, लॉर्ड रिपन आ गया। सो लॉर्ड रिपन का टाइम आ जाता है। लॉर्ड रिपन देखा क्या ये आंदोलन को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो उसने क्या सोचा कि इसको होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया जाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है उसके बाद होता है रद्द कर दिया जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है रद्द कर दिया जाता है, और सब जो होता है सिंपली अब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होता है सब कुछ पब्लिश कर सकते हैं। ये था हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। ये सब जो होता है प्रॉब्लम्स आए थे, एंड अभी जो होता है आगे और भी प्रॉब्लम्स आने वाले, जैसे कि हम लोग का जो होता है रिलेशन पढ़ने को मिलेगा कि प्रिंटिंग बुक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नॉलेज, इन सब का होता है क्या रिलेशन था, कौन ऐसा बंदा था जो कि हम लोग का ये कॉमर्शियल वेंचर लेकर के आया था। कॉमर्शियल यानी कि पैसा दो पेपर लो वाला सिस्टम जो है अभी जो चल रहा है, वो सिस्टम कौन लेकर के आया था। तो अगर आपको पता हो कि कौन ऐसा सिस्टम लेकर के आया था देन कमेंट करें, एंड अगर आपको 100 में 0.01% भी अगर नॉलेज मिला हो देन सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।